नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मोदी सरकार ने देश के लोगों को जीएसटी में जो बड़ी राहत दी है वो आज से शुरू तो हो गई, लेकिन पुराने रेट पर लिए कच्चे माल का हवाला देकर कई छोटे दुकानदार हीला हवाली करते भी दिखाई दिए। वैसे नवरात्र के पहले दिन बाजारों में आज रौनक देखने को मिली और लोग खूब खरीदारी करते और सामान के दाम चेक करते हुए नजर आए। जीएसटी काउंसिल ने करीब 400 आइटम्स पर टैक्स में कटौती को मंजूरी दी थी। सरकार का दावा है 95% सामानों के दाम आज से घट गए हैं, लेकिन विपक्ष इस पर सरकार के क्रेडिट लेने पर खासा नाराज है। कांग्रेस का कहना है कि 8 साल तक देश में लूट उत्सव चलाकर सरकार ने 55 लाख करोड़ वसूले और आज 2.5 लाख करोड़ का बचत उत्सव मनाने का ढोल पीट रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जनता को बड़ा घाव देने के बाद अब मामूली बैंडेज लगाकर राहत का नाटक किया जा रहा है। इसका जवाब देने सरकार की ओर से उतरे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान सीमेंट, पेंट, टीवी, फ्रिज पर 30% टैक्स वसूली का हवाला दिया। कहा कि आज केवल इन पर 18% टैक्स लगता है। महिलाओं के उपयोग में आने वाली सबसे जरूरी चीज सैनिटरी पैड पर भी यूपीए सरकार ने 13% टैक्स वसूला था, जबकि आज 0 टैक्स है। कांग्रेस आज इसे गब्बर सिंह टैक्स कह रही है। उस समय तो यह गब्बर सिंह के बड़े दादा जैसा सिस्टम था। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी ने भी दुकानदारों को लिखी चिट्ठी में कहा कि जीएसटी में बदलाव से किसान, युवा, महिला, गरीब, मध्य वर्ग और व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा। मुझे देखकर अच्छा लगा कि दुकानदार पहले और अब के रेट बोर्ड में लिखकर बता रहे हैं। साथ ही अब 12 लाख तक के इनकम टैक्स पर कोई टैक्स नहीं है। इस तरह 2.5 लाख करोड़ देशवासियों के बचने जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या क्रेडिट की होड़ सियासत हावी रहेगी? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने
सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजे और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, तो लगातार जो है बचत उत्सव का वादा किया था प्रधानमंत्री ने और आज से बचत उत्सव शुरू हो गया है। नवरात्र के पहले दिन से ही पूरे देश में टैक्स कटौती शुरू हो गई है और सामानों के दाम घट गए हैं। इसका असर भी देखने को मिला। बाजारों में खासी रौनक दिखी। बाइक मार्केट और कार मार्केट में 30% ज़्यादा जो है बुकिंग शुरू हो चुकी है आज से ही जो है। और लेकिन छोटे दुकानदार अभी भी पुराने कच्चे माल का हवाला देकर, पुरानी बुकिंग का हवाला देकर, पुराने सामान का हवाला देकर अभी भी वो छूट पास ऑन नहीं कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने ऐसे दुकानदारों को चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार जो है क्रेडिट जबरदस्ती का ले रही, जबकि 8 साल तक उन्होंने लूट मचाई थी। चलते मेहमानों के पास बातचीत शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। प्रदीप भटनागर जी हैं, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंद्र त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। निकिट अब्बास जी हैं, समाज सेवी, बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर AP तिवारी साहब हैं, अर्थशास्त्री, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निकिट अब्बास जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। आप एक महिला हैं, इसके तौर पर आपने आज से जो टैक्स कटौती हुई है उसका क्या कुछ समाज में असर दिखा? क्या वो लागू होते दिखी? क्योंकि कई जगह शिकायत आई कि दुकानदार जो है पुराने कच्चे माल, पुराने रेट का हवाला देकर, पुरानी टैक्स का हवाला देकर अभी वो राहत पासान नहीं कर रहे हैं बहुत जगह। लेकिन बड़े जहां शोरूम्स हैं, गाड़ियां हैं, वहां तो, और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, वहां पर राहत प्रॉपर मिल रही है। तो कैसा रिएक्शन दिखा आज? देखिए, तुरंत कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। और जो एमआरपी पहले से था, जो टैक्स पहले से एप्लीकेबल था, जो ऑलरेडी प्रिंटेड था प्रोडक्ट्स पे ड्यूरिंग द सेल, वो अभी भी एप्लीकेबल रहेगा। बहुत सारे जागरूक उपभोक्ता हैं, वो इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई जो टैक्स पहले 18% था, 5% हो गया है, उसको कम कीजिए। तो जिनको जागरूकता है वही उस चीज पे रिबेट मांग सकते हैं या उसका डिस्काउंट प्राइस ले सकते हैं। लेकिन जिनको अभी पता ही नहीं है और वो एमआरपी दिखाकर ही जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, तो उसमें तो कोई राहत अभी ना तो देखने को मिली है और उसमें काफी टाइम लगेगा लोगों को जागरूक होने में। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में अब लोगों को काम करने की इतनी मजबूरी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, ना न्यूज सुनने का, ना टीवी देखने का। तो मोदी जी जब मन की बात शुरुआत में करते थे तो लोग सुन लेते थे, अब लोग नहीं सुन पाते हैं क्योंकि खर्चा इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। और मैं अभी डेटा चेक कर रही थी कि 2020 जुलाई से लेकर फरवरी 2025 तक तकरीबन 75,000 एमएसएमई फर्म्स बंद हुई हैं। और अगर अकेले 2024 से 25 फिस्कल ईयर को देखें तो 36,000 एमएसएमई फर्म्स बंद हुई हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन उद्यम के अंतर्गत था, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के अंडर। तो आप ये देखिए, इतनी तेजी से अगर हमारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस बंद हो रहे हैं तो उसका जीएसटी पर क्या, जीएसटी की वजह से क्या नुकसान छोटे उद्यमियों को उठाना पड़ा है। अब ये राहत देकर, मैं इसमें कांग्रेस का सपोर्ट देना चाहूंगी कि उन्होंने सही बात बोली है कि अब राहत देने का क्या मतलब है जब इतनी लूट मचा चुके हैं, इतने लोग सुसाइड कर चुके हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज में। तो जिन लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, जिनके परिवार खत्म हो गए, उन लोगों पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा, एक बार ये भी बीजेपी सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लगातार कांग्रेस कह भी रही है, आपने बड़े बड़े घाव दिए हैं और अब मामूली बैंडेज लगाकर उन घावों को भरा नहीं जा सकता, तो क्रेडिट मत लीजिए, आपने मजबूरी में कदम उठाया है। प्रदीप भटनागर जी, क्या जवाब दीजिएगा? मैं बिल्कुल आंकड़े सुन रहा था
बड़े अच्छे आंकड़े एमएसएमई से ढूंढ के पता नहीं कहाँ से लाए, समझ में आंकड़े तो बनी। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड। प्लीज मुझे पता है ऑन रिकॉर्ड। ये भी है कि हमारे जो स्माइलिंग जो हमारे यहाँ हैप्पीनेस जो है ना वो 108वें नंबर पे आती है और नेपाल की 51वें नंबर आती है, वो भी हमने डाटा देखा है। हमें डाटा मत बताइए प्लीज, आपकी थोड़ा सुन गलती लीजिए है कि मैडम, आप बोलने एक छोटे दीजिए से मुझे। देश से आप कंपेयर बोलिए कर रहे ना, हैं। मुझे बोलने देंगे, आप मुझे बोलने देंगे नहीं देंगे आप? वो देश छोटा या देश होता है, छोटा हो या बड़ा हो, हम उस देश के वासी का कहीं गिनती नहीं हुआ करती थी। श्रीलंका से भी नीचे गिनती हुआ करती थी देश, इस देश की एक टाइम वो भी था। तो प्लीज थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। तो बस सुन रहा था उस चीज के बारे में अभी जो भी ये डाटे बता रहे थे, तो शायद ये नहीं पता कि क्राइसिस किस पे नहीं आया। जो इस दुनिया का जो सुपर पावर बनता है ना अमेरिका, वो भी क्राइसिस से डोल रहा है, घूम रहा है, टैरिफ लगा लिए थैला, वो घूम रहा है, वो भी देख रहे हैं। ये देश, वो देश दिख रहा है जो सदैव ये कोई पहले सफाई नहीं है सर। मैडम आप बोल लीजिए, मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ, हो सकता है बिल्कुल, मेरे मैं बुद्धि बोलना कम हो। चाहूंगी कि हाँ क्राइसिस का बोलिए हवाला देकर महिलाओं में आप दिक्कत होती है महिलाओं में। आप क्या कोई दिक्कत हो ना, आप भी बोल लीजिए, कोई बात नहीं, बोलिए। सर आप सोल्यूशन की तरफ बढ़िए ना, सरकार में बैठे हैं तो। आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ना नहीं चाहते ना, आप जो बोल रहे हो आप सुनना नहीं चाहते उस चीज के बारे में। चलिए मैं सुनूंगी, आपको मैं सुनना चाहूंगी। सोल्यूशन दीजिए हाँ, प्लीज, सफाई मत मैडम दीजिए। प्लीज, मैडम टीचर मत बनिए प्लीज, टीचर मत बनिए। और एक्सक्यूज मी, आप मुझे कोई धमकाने की कोशिश ना कीजिए। जो अरे बैठे मेरे आप साथ एंकर सरकार होगा, में बैठे हैं सर, जनता के लिए आप प्लीज जवाब डोंट दें। टॉक, धमका कौन रहा पटनागर जी? आप आपसे कुछ पूछा जा रहा है। जवाब प्लीज 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 आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ मैं। जी बोलिए। अगर सरकार ने जीएसटी कम करी है तो वो भी कोरोना काल भी और वो भी आपातकाल भी देखें देश के अंदर, कि आज तक बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कर्जे डूबे भी, अमेरिका और उससे भी नीचे, हम तो फिर भी 6-7वें नंबर पे हैं। ये नहीं आप लोगों को दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा। पहले आप मोल का खरीद के पहले विदेश से सारा आता था, जो खाते थे, जो दवाइयां लेते थे, आज वो कैसे करके इसी सरकार ने उसे कम करा है और कहा कि लेके आए। हर चीज आपके देश में बन रही है, हर दवाई आपके देश में बन रही है। आज हर गाड़ियां आप जो चलाते हैं, जो मैं घूमते ना एयर कंडीशन गाड़ियों में, ऑटोमेटिक में, वो भी आपके देश में बन रही है, जो विदेश से पहले आती थी। पहले इन था, आउट नहीं था, अब सारा इन में ही है। अब आउट से कुछ नहीं है, आउट से रिसोर्सेज है तो वो मिनिमम है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। बस सबसे बड़ा मसला ये एमएसएमई की बात करते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी ना, 11,500 करोड़ रुपए के काट के गई थी रिबन, और 4 रुपए जेब में नहीं थे सरकार की में। वो एमएसएमई और दुनिया भर के रजिस्ट्री और इन चीजों को लेके बेनिफिट से सरकार चलाई। आज जो सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर जो नए नए ब्रिजेस बन रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, थाने बन रहे हैं, ऐसे नहीं कर्जा लेके जो बन रहा है वो भी एमएसएमई और इन चीजों से उठाया है। शायद हो सकता है आपको कुछ कंपनियां नहीं दिखती हो, आज इतनी विदेशी गाड़ियां देश में बन रही हैं। शर्तें कि अगर आपको मोबाइल बेचना है तो देश के अंदर आपको खोलना पड़ेगी, कंपनी खोलनी पड़ेगी। मगर समस्या क्या है, कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं साहब जो लोग हिंदुस्तान को सदैव नीचे दिखाना चाहते हैं। पूरे देश कभी ऊंचा नहीं, जो आज हमसे बहुत बाद में, बहुत ज्यादा बाद में सिंगापुर जो आजाद हुआ था, वो आज सिंगापुर डॉलर चलाता अपना। आज उसमें दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उसके हेड ऑफिस है। वो देश को नहीं है, भारत को देखना चाहते कि उस लॉबी पे पहुंचे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो विदेशी अखबार हैं, विदेशी न्यूज चैनल है, उनको नेगेटिव दिखाना है। लोग अपने घर के जो प्लास्टर टूटे होते हैं ना, तो उनपे कागज चिपका के कलरफुल ना उनको सजाते हैं कि मेरा घर जब पैसा आएगा तो मैं प्लास्टर करा के पेंट कराऊंगा। मगर हमारे देश में राहुल गांधी और उनकी कुछ लोगों की टीम ऐसी है कि कभी देश और देश हित की बात नहीं करते। वही कांग्रेस है, 2013 के अंदर AK एंटनी ने बोला था हम पे AK-47 खरीदने के लिए पैसे नहीं है, गोली खरीदने के लिए, हम पे बोफोर्स की तोप खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर पाकिस्तान हमला कर दे तो क्या करेंगे? बोले पैसे नहीं है। वो कोई दिखता नहीं किसी को भी। ठीक है, ये नहीं दिखता किसी को पैसा कहां से यानी कि आप ये कह रहे हैं भटनागर साहब जो टैक्स बढ़ाया है। सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, अगर टैक्स बढ़ाया है तो टैक्स का दुनिया को फायदा भी दिया है। अगर पेट्रोल महंगा हुआ है, रोड पे खड़े हुई हाईवे पे, अगर 50 गाड़ियों में अगर 2 गाड़ी आपको पुरानी दिखेगी मुश्किल से, आज नई नई गाड़ियां, लग्जरियस गाड़ियां देश के अंदर, कभी हिंदुस्तान ने सोचा था? पहले अंग्रेज मजाक उड़ाया करते थे मर्सिडीज देख के, मर्सिडीज। आज इस अंग्रेज देख के चौंकते, ये फुल इंडिया आज कहां है, बेटर इंडिया वो नहीं दिखता, क्योंकि लोगों के चश्मे बड़े अजीब कलर के साहब। अगर देश प्रगति कर रहा है, अगर हाईवेज बन रहे हैं, अगर मेट्रो चल रही है, मोनो रेलें आ गई हैं, आज देश मेरा आज एडवांस में, क्योंकि आज देश के, देखिए एक चीज और बता दूं मैं, इस देश के अंदर अब 90% जो होती है ना फिल्मों की शूटिंग, आज 90% इसी देश के अंदर हो रही, जम्मू कश्मीर के अंदर, लेह लद्दाख में हो रही है। जब डरते थे
कश्मीरियत वाले भी डरते थे घूमने से, और ये कांग्रेस से भी घुसने से डरते थे। कभी 3-3 गृह मंत्री ठीक है भटनागर जी, मतलब आपकी बात आ गई है। अभी कोई कुल मिलाकर नहीं घुसा, नहीं, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। भटनागर जी, बाकी लोगों को बोले। आप कहना चाहते हैं कि जो टैक्स में जो बढ़ाया था उससे राहत भी दी है, डेवलपमेंट के, विकास के बहुत सारे काम किए, ये बात बार बार होती है। अमलेंद्र त्रिपाठी जी, आपने सुन लिया होगा, कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी ने जवाब भी दिया आप लोगों को। राहुल गांधी जी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था, तो उन्होंने कहा तो यूपीए सरकार के दौरान तो गब्बर टैक्स के दादा चलते थे। उन्होंने कई सामानों को उदाहरण दिया, सीमेंट, पेंट, ये सब चीज 30% टीवी, फ्रिज, इनका टैक्स 30% हुआ करता था उस दौरान, जबकि आज 18% है। और सैनिटरी पैड का उदाहरण दिया जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, उस पर भी 13% टैक्स यूपीए सरकार वसूलती थी। आज हम 0 टैक्स ले रहे हैं। यानी कि हम इस स्तर पर देश को ले आए हैं कि राहत दे सकते हैं। क्या कहिएगा? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, देखिए, अभी आदरणीय भटनागर साहब कह रहे थे पाकिस्तान की बात कर ली, सिंगापुर की बात कर ली, नेपाल की बात कर ली, लेकिन एक बार भी इंडिया की बात नहीं की कि इंडिया में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोगों का जीवन मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। देखिए, जीएसटी के जो परसेंटेज से घटा दिए, क्या देश में आटा सस्ता हुआ? क्या देश में तेल सस्ता हुआ? क्या आलू सस्ते हुए? पेट्रोल या डीजल सस्ता हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जीएसटी के लिए रैलियां भारतीय जनता पार्टी जरूर निकाल रही है। आज तो पूरे देश में हम तो देखा है, आपके चैनल पे भी चल रहा है, स्क्रीन पे योगी आदित्यनाथ भी घूम लिए जाके कि भैया हमने जीएसटी हटा दी है, हमें आप लोग धन्यवाद दीजिए। क्या इन्होंने एक बार भी जब जीएसटी बढ़ी थी उसके लिए माफी मांगी है? नहीं मांगी है। जीएसटी बढ़ रही थी, वो भी मास्टर स्ट्रोक था, घट रही है, ये भी इनका मास्टर स्ट्रोक है। भाई बहुत सही है यार आपका कि मतलब बढ़ा लो तो भी मास्टर स्ट्रोक, ना बढ़ाओ तो भी मास्टर स्ट्रोक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी हमारे साथी वक्ता कह रहे थे कि फिल्मों की शूटिंग जम्मू एंड कश्मीर में हो रही थी। देखिए, डर तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी वाले डंके की चोट पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहले भी गए और आज भी जाते हैं। उन्हें डर अंग्रेजों से लगा, चोरों से लगा, पहले अंग्रेज आए थे, अंग्रेज चोरों से, और ना वर्तमान के बोर्ड चोरों से लग रहा है। हम तो लोकतंत्र के लड़ने वाले लोग हैं, पहले भी लड़े, आज भी लड़ते चले आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जब जीएसटी लेके आए थे तभी एक बात कही थी कि जीएसटी नहीं गब्बर सिंह टैक्स है, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बड़ा ट्रोल कर रहे थे। हो सकता है प्रदीप जी ने भी कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट शेयर क्यों, बोलने दीजिए भटनागर जी। मूर्ख की तरह अपनी गर्दन रक्षा छुपाए हैं। मंत्री एक एंटनी के लिए बोला था ना मैंने, उसके लिए तो कुछ बोले ना, एक एंटनी के लिए बीच में मत बोलिए। अभी आप सिखा रहे थे, अभी आप बता रहे थे कि नहीं, अभी आप बता रहे बीच में ना बोलिए। अगर सवालों के जवाब दें, आपके सवालों के जवाब दे रहा लग हूँ, गए, मेरे भी सवालों के जवाब दीजिए ना। मैं अगर आपके आपका सवालों के टाइम है जवाब तब बोल लीजिएगा, आपका टाइम है तब बोलिए। भटनागर जी मौका दूंगा आपको, भटनागर जी मौका पहले कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोलने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि 10 सेकंड पहले क्या बोलेंगे और अगले मिनट ऐसे पलटी मारेंगे कि लोग कंफ्यूज, मतलब क्या वाकई में ये थे। अभी आपने खुद सुना होगा, अभी 15-20 मिनट डिबेट में सुन लीजिए। अभी डॉक्टर साहब को एक साफ डॉक्टर साहिबा को साफ कह रहे थे कि बीच मत बोलिए, आप हमें धमका रहे हो। मतलब सवाल पूछ दो तो धमकाना, कभी देशद्रोही हो। मतलब भारतीय जनता पार्टी, सवाल पूछना कठिन काम है, लेकिन एक बार छोटा सा सवाल इनसे है कि दिवाली आने वाली है, चाइना की झालर का बाइकआउट करना ही नहीं करना है? पूछ लो, बाकी लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि डिपेंडेंसी उनकी बढ़ती चली जा रही है। नहीं, त्रिपाठी साहब, मोदी जी ने कह दिया है, मोदी जी ने कह दिया स्वदेशी सामान ही बिकेगा, जो जिसमें भारत का पसीना लगा है वही बिकेगा, अब वही लोग खरीदें। झालर आ रही तो आने दीजिए। विदेश का आता है, कपड़े विदेश से सिलते हैं, जिस डेट में चल रहे हैं वो विदेश का है, ठीक है, लेकिन स्वदेशी अपनाए भारतीय। कौन किसके लिए अपनाए? अंबानी और अडानी के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, जिनको हजारों बीघा जमीन 1-1 रुपए में दे दी जाती है, उनके लिए। देखिए, अच्छी बात है, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले इसका नारा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खाली अपने 2 मित्रों डेवलप करने के लिए एक करती चली आ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक नेता ने, हजारों ने, लाखों छोटे छोटे व्यापारियों का बिजनेस बंद हो गया है, सैकड़ों व्यापारियों ने उस टाइम पे आत्महत्या कर ली थी, आपको याद होगा कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी। क्या एक बार माफी मांगी है? जीएसटी में हमारे, जहां तक मुझे जानकारी है, 100 से अधिक चेंजेस कर चुके हैं। अब सोचो, पिछले 8-9 वर्षों में 100 से अधिक चेंजेस। मतलब क्या ये लोग पढ़ के उन्होंने जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किया था? हमें तो तरस आता है रमन जी पे कि बेचारी जेएनयू की पढ़ी हुई है और ना जाने किनके बीच में। ठीक है त्रिपाठी खुद नहीं पता करना। आपने सवाल का जवाब तो दिया नहीं, पार्टी को आपने सवाल का जवाब दिया नहीं चाहिए कि यूपीए के दौरान जो टैक्स बढ़े थे,
जो वैष्णव जी ने, जो अश्विनी वैष्णव जी ने जो लिस्ट बाकी उस पर सोच के रखेगा, फिर आऊंगा। अभी मैं एक बयान जो है त्रिपाठी साहब का ले लूं। एपी तिवारी जी, जिस तरह से ये आंकड़े आए हैं कि जो निम्न वर्ग है, जो गरीब तबका है, देश का जो आधी आबादी है, वो 64% सरकार खजाने में जो टैक्स जाता है उसका 64% हिस्सा गरीबों से आता है, और उसका करीब जो है 33% हिस्सा जो है वो 10% जो देश का उच्च वर्ग है वही भरता है। तो ये भी एक बड़ा असंतुलन रहा पूरे जीएसटी के दौरान, जब कांग्रेस आरोप लगाती है। तो इसको कैसे देखते हैं आप जो है? देखिए नवीन जी, थोड़ा और आपने महत्वपूर्ण एक अध्ययन की और थोड़ा पीछे ले जाता हूं मैं। 70 के दशक के उत्तरार्ध में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट का ही थिंक टैंक होता है, उसने एक अध्ययन किया था और यह बताया था कि जो वस्तु कर हैं उनका लगभग 75 से 80% भार उन लोगों पर पड़ता है जिनकी मासिक आय 100 रुपए या उससे कम है। तो ये जो वस्तु कर प्रणाली हमारी होती है, आर्थिक दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, उसको कहा जाता है कि ये रिग्रेसिव होती है, ये प्रतिगामी होती है, अर्थात गरीबों पर सापेक्षतया कर भार अधिक पड़ता है और अमीरों पर सापेक्षतया कर भार कम पड़ता है। तो ये जब कल भी चर्चा में ये बात आई थी कि जो कर सुधार लाए गए हैं वो भारत में आर्थिक सुधारों के अभिन्न अंग रहे हैं। कर सुधार लगातार किए गए हैं। मैं बहुत पिन पॉइंटेडली बात करना चाहूंगा कि 1985 से 90 7वीं पंचवर्षीय योजना है, और उसमें जब ये बात कही गई थी कि गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार किया जाएगा, तो उसी दौरान 85 से 90 के लिए वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। एक राजकोषीय नीति लाई गई थी जिसको कहा जाता है दीर्घकालीन राजकोषीय नीति, LTFP, यानी कर दरों में बार बार बदलाव होता था तो एक अनिश्चितता पैदा होती, और जो निवेशक था, व्यवसायी था, वो कोई व्यावसायिक निर्णय टिकाऊ आधार पर नहीं ले पाता था। तो ये भी तो एक महत्वपूर्ण सुधार था 7वीं योजना के अंतर्गत। उसके बाद मॉडबैट आता है 1986 में, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, फिर मॉडवैट से वैट। ये सब प्रणालियां ऐसी थी जिनमें लगातार सुधार की कोशिश की गई। हमें किसी एक पर आरोप लगाने के स्थान पर एक राष्ट्र के रूप में, एक नेशन के तौर पे, कल भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि ये फेडरल फिस्कल सिस्टम है। कुछ कर केंद्र सरकार लगाती है, कुछ राज्य सरकारें लगाती हैं, कुछ स्थानीय निकाय लगाती हैं, और ये पूरा वर्णन भारतीय संविधान में है, 7th शेड्यूल जो है। और इसी के चलते तो करों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच भी होता रहा है। एक फौरी तौर पर बात रखना चाहूंगा कि जो जीएसटी का मौजूदा सुधार है वो भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पे देखा जाए, यानी इसमें और अभी सुधार की आवश्यकता है और बनी रहेगी और सुधार होते रहेंगे। और जैसा मैंने कल भी उल्लेख किया था, आज उसी को रेखांकित करना चाह रहा हूं, रीइटरेट करना चाह रहा हूं कि जीएसटी काउंसिल जो है एक संवैधानिक संस्था है, उसका क्षेत्राधिकार है इस संबंध में निर्णय लेने का, और जीएसटी के स्तर पर यदि एक राष्ट्रीय सर्वानुमति बनती है, एक नेशनल कंसेंसस बनती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जबकि बिल्कुल, लेकिन ऐसा हो कहां पाता है तिवारी साहब? यहाँ पे सियासत इतनी हावी है कि जो है क्रेडिट की होड़ लगातार चल रही है। इस पे चर्चा करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक,
कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। तेज तर्रार, बेखौफ, धारदार सवालों की बौछार। सेना की जाबाजी का क्रेडिट प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं। मेहनत करे मुर्गी, अंडा खाए फकीर। निर्भीक और आक्रामक तेवरों वाले ऊर्जावान पत्रकार, नतीजों का पूर्वानुमान या जनता के दिल का हाल। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर आपका स्वागत है। तो बात कर रहे हैं, आज बचत उत्सव आज से शुरू हो चुका है। मोदी सरकार ने जो GST कटौती का लाभ दिया था वो आज से दुकानों पर दिखने भी लगा और कई बड़े शोरूम, कारों के शोरूम, गाड़ियों के शोरूम और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में राहत महसूस हुई है। काफी दाम गिरे हैं, लेकिन खुदरा मार्केट में दुकानदार अभी राहत देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं अभी हमारे पास पुराना लॉट है, पुराना जो है सामान है, हमने जो कच्चा सामान खरीदा है वो पुराने रेट पे खरीदा है, जब तक ये बिकेगा नहीं अभी हम नुकसान में आ जाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे जो। लेकिन सवाल ये है, बिल तो आज के रेट पे बनेगा, आज की तारीख में बनेगा, तो क्यों नहीं दे सकते आप? ये कौन समझाएगा उनको? एक बार फिर चलते मेहमानों के पास, बातचीत शुरू करते हैं। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि सरकार ने राहत दी तो पेट्रोल डीजल पर भी दे देती। पेट्रोल डीजल पर 42 से 60% का टैक्स वसूला जाता है और इसकी वजह से हर चीज के दाम, क्योंकि हर सामान जो है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने की वजह से कीमतें वहां भी बढ़ती हैं। अगर ये जो पेट्रोल डीजल है, अगर इस पर थोड़ी सी राहत मिल जाती, GST इसमें या तो इसमें GST लागू कर दी जाती और 18% GST रखी जाती, तो ये भी काफी दरें गिर जाती, पेट्रोल घट जाता, सरकार को बड़ी राहत मिलती और आम जनता जो है हर चीज की कीमतें जो है वो एंजॉय कर पाती और असली बचत उत्सव हो पाता। लेकिन सरकार शायद इसके लिए तैयार नहीं है। विपक्ष इसी पर हमला कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बड़ा घाव दिया 8 साल तक, 55 लाख करोड़ रुपए वसूले और 2.5 लाख करोड़ रुपए देकर मामूली बैंडेज लगा रही सरकार। पेट्रोल डीजल के दाम घटाती नहीं है। राहुल गांधी जी के दबाव के कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है, वरना सरकार अभी कुछ और समय तक ये लूट उत्सव चलाए रहती। तो क्रेडिट की वार भी चल रही है और लगातार जो खबरें आ रही हैं, लेकिन फिर भी देर सबेर जो है राहत मिलेगी। देर सबेर आज नहीं तो कुछ दिन बाद मिलेगी। तो आम जनता से जो है ये अपील भी है कि वो सामान खरीदने से पहले चेक करें। बहुत सारे ऐप ऐसे आ गए हैं जिसमें पुराने रेट और नए रेटों की तुलना हो जाती है। जो थोड़ा जागरूक उपभोक्ता होंगे वो कंपैरिजन कर लेंगे और उसके हिसाब से जहां उनको सही रेट मिल रहा होगा वहां से सामान खरीदेंगे। और जब ये मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो दुकानदार देने को मजबूर होंगे। लेकिन सरकार ने कोई एजेंसी बनाई होती और अच्छा होता। कोई एजेंसी नहीं है जो उसकी जहां शिकायतें सुनी जा सकें। सरकार को लगता है दुकानदार जो है वो खुद ही कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी है बहुत ज़्यादा। GST की वजह से छोटे और मझोले जो है कारोबारी, उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है पिछले सालों में। तो ये भी खबरें ऐसी आती हैं, बहुत सारे दुकानदारों ने आत्महत्या तक कर ली है। तो इस पर विपक्ष सवाल खड़ा करता है, क्या वाकई जो है अब यहां से आम आदमी राहत महसूस करेगा और इसका सियासी फायदा मिलेगा बीजेपी को, या कांग्रेस जितना नुकसान बचा सकती है वो करा लेगी, बाकी विपक्षी पार्टी क्या कर पाएंगी? चलते एक बार फिर मेहमानों के पास बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप भटनागर जी हैं, नेता बीजेपी के, अमलेंद्र त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, निकिट अब्बास जी हैं, समाज सेवी, और प्रोफेसर AP तिवारी साहब हैं, अर्थशास्त्री। निकिट अब्बास जी, पेट्रोल और डीजल की बात बहुत हो रही है। जब सरकार ने राहत दी है तो पेट्रोल डीजल पर 40 से 60% का जो टैक्स वसूला जाता है, अगर वो भी GST के दायरे में आ जाता
तो 18% हो जाता, उससे बड़ी राहत होती, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ जाता, तो हर चीज के दाम गिरते। ये विपक्ष कह रहा है। तो सरकार कहती है कि हर चीज में दाम गिरा देंगे तो खजाना कहां से भरेगा, विकास कहां से कराएंगे। तो ये बड़ा, अभी आपने सुना भटनागर जी को, वो कहते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत विकास किया है और इसी पैसे के दम पे किया है। तो ये भी उनका मुद्दा एक रहता है। लेकिन आम आदमी बड़ा या विकासकार, ये सोचने वाली बात है। क्या कहिएगा इस पे? मेरी एक्सप्लेनेशन इस पे ये है कि प्रदीप भटनागर जी ने अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए एक डायलॉग बोला था कि हमारी सरकार में देश ने इतनी तरक्की की है, सड़कों पे देखे नई नई गाड़ियां आ गई हैं। मैं यहाँ पे पब्लिक को संज्ञान देना चाहूंगी कि BS4 गाड़ियों को तो ये बंद कर देते हैं। दिल्ली NCR में तो आपने देखा 10 साल से ज्यादा कोई पुरानी गाड़ी चल ही नहीं सकती। जिस बंदे ने अब लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो किस्तें भर भर के गाड़ियां लेता है, 10 साल में तो उसकी किस्तें पूरी नहीं होती, तब तक गाड़ी पुरानी भी हो जाती है। और गाड़ी अगर फिट एंड फाइन है, कोई गाड़ी अगर 10-15 लाख रुपए की ली गई है और वो सारी ही 50,000 किलोमीटर भी नहीं चली, उसको भी अनफिट करके इन्होंने रोड से हटा दिया। और जो गाड़ियां परचेज करने पे 28% टैक्स था, वो 50% कर दिया। आपको पता होगा कि 28% GST और 22% सेस लगा दिया। तो गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमत कम कर दी। तो ये एक डायरेक्ट कंफ्यूजन पब्लिक को दिया जा रहा है, कोई कीमत कम नहीं हुई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, पेट्रोल में तो टैक्स काफी ज्यादा है, तो गाड़ियों की कीमत भी तो बढ़ गई सर। एक बड़े झटके में जब आप कई लाख की गाड़ी खरीदते हो, एक ही टाइम में आप कई लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके आ रहे हो, तो अगर पर लीटर पे 10-5 रुपए घट भी गए तो क्या फर्क पड़ा? सरकार ने तो कलेक्शन एक हाथ में ले लिया। दूसरी बात, GST एक तरह से डबल सिस्टम बेस्ड है, जिसमें हमारा IGST, SGST जो स्टेट लेवल पे लगता है, इंटर स्टेट पे हम IGST लगाते हैं, और CGST। तो जो भी व्यापार होता है उसका सीधा सीधा इफेक्ट प्रत्येक कंज्यूमर को डायरेक्टली पे करना पड़ता है। यहाँ पे मैं चाहूंगी, जैसे मैंने पहले भी संज्ञान दिया था कि तकरीबन हमारी 61,000 कंपनीज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, वो बंद हुई हैं। बंद होने के साथ साथ उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आए थे, इस पे भी हमारी काउंसिल GST को एक बार रिव्यू करना चाहिए था। कॉम्प्लिकेशन मैं थोड़ा सा उसका आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी इस बारे में। सबसे पहले किसी भी कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर, GST एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंसी मेंटेन करने के लिए एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स और उसके साथ साथ CA हायर करने ही पड़ते थे। जिस कंपनी की मंथली इनकम ही, प्रोडक्शन इनकम ही 2 लाख भी नहीं हो पा रही है और 2 लाख से ज्यादा उसको सैलरी देनी पड़ रही है, वो कंपनी सरवाइव कैसे करेगी? कुछ लोग अपने घर के लोगों को ही इन्वॉल्व करके कोई भी छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर लेते हैं, लेकिन उन घर के बंदों को प्रोडक्शन करना आता है। छोटे स्केल पे वो कोई भी उत्पादन प्रोड्यूस करने लगते हैं, लेकिन उनको GST रिटर्न भरना नहीं आ रहा, उसके लिए उनको CS की मदद चाहिए ही चाहिए, CA चाहिए ही चाहिए। तो ये जो कंपनियों की कॉस्ट बढ़ी, उसका पैसा तो अलग अलग सेक्टर से गवर्नमेंट को जाता ही रहा, लेकिन उन कंपनी ओनर्स को तो कोई फायदा नहीं हुआ। इस वजह से ये कई लाख कंपनियां बंद हुई हैं। तो ये हमें थोड़ा देखना चाहिए और काउंसिल को रिव्यू करना चाहिए। ये पब्लिक के हित में भी है और गवर्नमेंट के हित में भी है। देखो, टैक्स कलेक्शन के बिना तो देश नहीं चलेगा, लेकिन टैक्स इस तरीके से लगाया जाए कि आम जन को, जो कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो गरीबी से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, उनको सरकार से डायरेक्ट मदद मिलनी चाहिए। और देशों विदेशों की बात ना करें, अगर आप अपने ही देश की, दिल्ली की राजधानी की सड़कों की हालत देख लें तो कितनी गाड़ियां डेली टूटती हैं, कितने लोग डेली मरते हैं, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट डेली सफर करते हैं। अब मूलभूत आवश्यकताएं दे नहीं पा रहे हो देश की राजधानी में। एक हाईवे बनाया था, अभी इन्होंने UER का पिछले महीने उद्घाटन किया था, उसकी भी सड़क टूट गई। आप ये सोचिए कि ऐसी ऐसी प्रोडक्शन अब हो रहे हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, तो खाली GST थोपने से या कम घटा देने से या उस पर बिल्कुल ही खत्म कर दोगे, उससे कुछ हल नहीं निकलना। लेकिन हम आम जन को कैसे उत्पादन बढ़ाने में, कैसे रोजी रोटी कमाने में मदद कर सकते हैं, उससे देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तिवारी साहब, चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं, तो बहुत सारी बात इन्होंने ऐसी कही है जो एथिक्स की है, सरकार की जो नीतियों की है। मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी, जो सरकार ने ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जो बहुत सारे नए नियम बना दिए हैं, उसकी वजह से भी भार पड़ा कंपनियों पर जो बंद हुई हैं। लेकिन सरकार को लगता था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद जो है ये टैक्स दबा जाएंगे, जैसे पहले भी होता रहा, UPA सरकार में भी होता रहा। टैक्स देना कोई चाहता नहीं है, सरकार ने जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूला है, इससे खजाना भरा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये
आम आदमी पर अत्याचार था, जो लोग अपने रोजगार के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उन पर जो है दबाव डालना कि आप सीए रखिए, कंपनी सेक्रेटरीट रखिए, और उनका तो भला हो गया, लेकिन कंपनी पर दबाव बढ़ गया, उसका जो घाटे में आ गई कंपनी और वो बंद लगी। ये उदाहरण दे रही हैं निकिता अब्बास जी, क्या कहिएगा इस पे? देखिए नवीन जी, एक बात तो ये देखें कि कल उल्लेख किया था मैंने कि विगत एक दशक में जो कर राजस्व के बढ़ने की चक्रवृद्धि दर है वो 14.4% रही है। तो इसका श्रेय इस बात को जाता है कि कर की दरें कम हुई, या ये कहें कि जो इफेक्टिव टैक्स रेट था वो घटा, जहां तक वस्तु और सेवा करों का संबंध है 2014 के बाद। क्योंकि 2017 में जीएसटी आ रहा है, उसके पहले जो होता था, केवल एक उदाहरण दूं, बहुत साफ हो जाएंगी बातें, समय कम है लेकिन महत्वपूर्ण वो दृष्टांत है क्योंकि बात उठी है। जैसे जो सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करता था वो एक्सपोर्टिंग स्टेट लगाता था। जैसे कोई माल अगर महाराष्ट्र से चल रहा है तो महाराष्ट्र उस वस्तु पर कर लगाएगा, और उस कर का भुगतान किसे करना पड़ेगा? अगर उत्तर प्रदेश कर रहा था तो उत्तर प्रदेश को करना पड़ेगा। मतलब जो इंपोर्टिंग स्टेट था उसको नुकसान होता था। ये जो राजकोषीय ढांचा है हमारा उसमें, क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल कही है और आज की चिट्ठी में भी वो बात आई कि सभी का सहयोग, तो सभी के सहयोग में केंद्र और राज्यों के बीच, और राज्य जवाबदेह बने केंद्र के प्रति भी, केंद्र राज्य के प्रति, क्योंकि तेलंगाना ने मांग की है कि उसको जो क्षति हो रही है करों में जो रेट घटाने से, वो क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करे। मैं बहुत फौरी तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मिसेस गांधी से जब राज्य के मुख्यमंत्री मिला करते थे और अधिकांश राज्यों में के उन्हीं की सरकार होती थी, तो कहती थी कि अपने राज्य में जाइए और संसाधनों को उगाइए। तो अब ये जो जिसको कहा जा रहा है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी राज्य सरकारें अपने संसाधनों को उगाएं अपने पैरों पर, यानी अच्छा विकास निष्पादन राज्य का होगा तो उसकी कर वसूली भी बेहतर होगी। जो मैं उल्लेख कर रहा था केंद्रीय बिक्री कर का, कि जो निर्यातक राज्य होता था वो समृद्ध होता था और जो आयातक राज्य होता था वो सापेक्षता गरीब होता था, तो भार किस पर जाता था? गरीब राज्य पर। जिस तरह गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति की बात मैंने की, उसी प्रकार पूरी कर प्रणाली इस प्रकार की रही है कि छोटों को नुकसान ज्यादा होता था, और छोटों, मैं सरल भाषा में कह रहा हूं, और बड़ों को, यानी रिलेटिवली जो हाई इनकम ग्रुप होता था या हाई इनकम स्टेट थे, उनको नुकसान कम होता था। तो पूरी प्रणाली को, जो एक महत्वपूर्ण विषय है कि एक बात और है नवीन जी, कि अगर केवल उत्तर प्रदेश को ले लें, उनका 96 लाख इकाइयां एमएसएमई सेक्टर में हैं। वो इकाइयां बंद होंगी स्वाभाविक रूप में, जो अपनी कार्यदक्षता को सुधारती नहीं है। खुल तो जाती हैं कंपनियां, लेकिन उनका प्रबंधन अच्छा नहीं होता, या ये कह लें कि वो आकलन नहीं कर पाती सही अपने अस्तित्व की। तो यह सबसे बड़ी बात है। आज की चिट्ठी में प्रधानमंत्री की इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो वस्तुएं हों वो गुणवत्ता परक हों, यानी जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए एमएसएमई सेक्टर द्वारा, ओडिगोपी के अंतर्गत मैं उस बात को और बढ़ा रहा हूं, वो घटिया किस्म की ना हो। क्योंकि स्वदेशी का नारा भी मूर्त रूप तभी लेगा जब जो घरेलू वस्तुएं हैं वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा करने की स्थिति में हो, या ये कहें कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं गुणवत्ता के, उनके आधार पर अपनी गुणवत्ता को सुधारें। तो स्वदेशी कहीं गुणवत्ता से भी जुड़ता हुआ नारा है, आत्मनिर्भर नारा। ये केवल अभी बात हो रही, कल भी बात हुई थी कि 1904 में काशी अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको दिया था, और कलकत्ता में 1905 में उसको बढ़ाया गया था। अब ये अगर मूर्त रूप लेता हुआ नारा दिखाई दे रहा है, या उसके प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि उल्लेख करना चाहूंगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो कि वो एक नारा दिया गया था, गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति। क्योंकि सिनेरियो वही उस समय भी चल रहा था कि 71 के युद्ध के बाद आर्थिक संकट पैदा हुआ था, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन घट गया था, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी बड़े पैमाने पर, महंगाई अनियंत्रणात्मक हो गई थी। तब भी ये नारा दिया गया था आत्मनिर्भर भारत का।
तो आत्मनिर्भर भारत का नारा हो, या जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वदेशी मीन्स सिंसियरिटी। ये जो सिंसियरिटी है, ये जो निष्ठा है, वो राष्ट्र के प्रति निष्ठा, अपने प्रति निष्ठा, समाज के प्रति निष्ठा, जो बात मैंने पहले भी उल्लेख किया, इतिहास में जाएंगे तो बात बढ़ जाएगी। सीधा सवाल ये है कि तिवारी जी ये जानना चाहती हैं, तिवारी साहब ये निकी डबास जी ये जानना चाहती हैं कि जो दबाव डाला गया कि इनको रखिए, सचिव इनको रखिए, अकाउंटेंट को रखिए, ये दबाव नहीं डालना चाहिए। सरकार को अगर ऐसा कोई ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो अपना सिस्टम लाए, अपने अधिकारी लगा दे, चलिए फ्री में आपका हो जाएगा, सारा टैक्स कलेक्शन हो जाएगा, टैक्स भर जाएगा, तो ये कर सकती है ताकि उन पर लोड ना पड़े। नवीन जी, जब कभी मैंने समझ लिया आपकी बात को, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। हालांकि मैं अर्थशास्त्र की दृष्टि देना चाहूंगा, राजनीतिक दृष्टि से नहीं, और राजनेता जाने, तो सामान्य बात है, पॉलिटिशियंस तय करें। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये मैं निरंतर इस बात का पक्षधर रहा हूं कि सुधार की प्रक्रिया एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। राजा चे छलैया ने भी ये कहा था, 1991 से जो आर्थिक सुधार हुए, प्रकारांतर में कर सुधार हुए, उन्होंने कहा था कर की दरें कम की जाएं, इससे कर का आधार बढ़ेगा। कर राजस्व तभी बढ़ेगा जब, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी उन्होंने, जब कर प्रशासन में सुधार किया जाएगा, तो कर प्रशासन सुधार में गुंजाइश तो बनी रहेगी। और राजा चढ़ैया ने तो NIPFP में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए ये कहा था कि छापा उनके यहां भी पड़े जो छापा डालते हैं। रेट शुड आल्सो बी कंडक्टेड ऑन द हाउसेज ऑफ दोज हु कंडक्ट रेट्स। मतलब ये हुआ कि प्रशासनिक सुधार का जहां तक संबंध है, उसको और अधिक पारदर्शी बनाने और जवाबदेह बनाने का एक जो क्षेत्र है वो तो निरंतर गतिशील रहेगा। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री का उद्बोधन जो है उसी दिशा में ले जाता हुआ है, क्योंकि आज जो चिट्ठी जारी हुई है वो भी पठनीय है, उसको सबके लिए, नागरिकों के लिए, व्यवसायियों के लिए, नीति नियंताओं के लिए, और कह सकता हूं नौकरशाहों के लिए भी, सभी को उस चिट्ठी के कहेंगे परिपालन में जवाबदेह बनना होगा। क्योंकि बिना जवाबदेही के कोई भी सुधार धरती पर या धरातल पर सही मामलों में या पूरी तरह से कारगर होता हुआ नहीं दिखाई देता। बिल्कुल बिल्कुल। भटनागर साहब, देखिए उसी चिट्ठी के संदर्भ में प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि जो राहत सरकार ने दी है वो आगे मिलेगी। सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन चेक एंड बैलेंस जरूरी है, कोई इंक्वायरी सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इंक्वायरी सिस्टम तो क्या है कि देखिए इंक्वायरी सिस्टम, सरकार ने बहुत सारे टोल फ्री नंबर जारी कर रखे हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं बहुत चीज सुन रहा था कि कह रहे थे कंपनी, लाखों कंपनियां बंद हो गई, लाखों कंपनियां बंद होगी तो टाटा क्यों है? नहीं, वो छोटे की बात कर रही है, एमएसएमई सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में, एमएसएमई सर मैं वही आ रहा हूँ। आज रोहित से लेके पहाड़ तक देश बंद है, क्यों छोड़ के चले गए सारे? अगर लाखों मीन समझते, लाखों में गिनती नहीं हुआ करती है। अभी इन्होंने सोचा कि सीए और सीए अकाउंटेंट रखने होते। भाई बड़ी कंपनी जब चलती है, अपना हिसाब किताब भाई खाता रखने के लिए मालिक लोग सब चीज रखते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। हम भी बिजनेस करते हैं तो हमने भी अकाउंट रखे, हम रिटर्न नहीं भरना सीख पाए तो हमने इसलिए सीए तक रखे, भैया रिटर्न भरिए। और बहुत ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो आज जीएसटी खुद भर लेते हैं। शुरू में लोगों को बेशक दिक्कत हुई, मगर क्या है, दिखाना कुछ और है। ये पॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो मैडम से बोलिए ना, सर्वोच्च न्यायालय क्यों जाते कपिल सिब्बल? कांग्रेस की जितनी लोबी है वकीलों की क्यों जाती है सरकारों के खिलाफ, पॉल्यूशन के खिलाफ? जो 10 साल और 15 साल का जो लगाना पड़ता है बैन, ये तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है। BS4 BS3 है, सर्वोत्तम क्या है ये पता नहीं क्या। लोग अगर ऐसी बातें यहाँ बैठ के चैनल पे करेंगे तो लोग कहेंगे यार ये तो अनपढ़ है। न्यायालय बोल रहा है और सरकार उसकी कमांड में चल रही है, और यहाँ ये सरकार को कोस रहे हैं। दूसरी चीज एक और बात चल रही थी, वो कह रहे थे मोदी जी के लिए ऐसा शब्द बोला जाना सड़कों की बात आ रही थी, सड़कों की बात आ रही थी, गलत बात है। सड़कों की बात आ रही थी, शब्द नहीं बोलने चाहिए। हाँ सर मैं आपकी बात कर पा रही थी, आपकी बात का भी जवाब दूंगा मैं। नहीं मोदी जी को आप कह रहे हो गलत बात है। आप चलती डिबेट में आप कह रहे हो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। देखिए एक छोटे से आपने अभी बात कर दी, सीए होने चाहिए, सब होने चाहिए। राहुल गांधी को थोड़ी बोल रहा हूँ, जिसकी कमाई ही 50,000 रुपए महीने की कंपनी की हो, वो लीगल एडवाइजर कैसे रखेगा? क्या 5,000 लीगल एडवाइजर मिल जाएगा? 5,000 में सीए मिल जाएगा, 5,000 में सीएस मिल जाएगा?
कैसे कोई रख डिग्री लेगा? नहीं है। आप फिर अंबानी अडानी पहुंच तो जाते सर हो। ये चीजें देखिए मत मैं तो बात बताइए। कर रहा हूँ कि आप 50,000 जैसे तो लोग जो मंथली है इनकम है इस प्रधानमंत्री को, कंपनी की। बिल्कुल मुझे पता है, जिन गांधी परिवार के चेले हैं, जब चाइना से जो फंड आता है, आप अपने प्रधानमंत्री को आप शब्द बोलने में क्यों चूकेंगे? अरे बोलिए, हम अच्छी क्यों, बात आपने है, मुझे बोला क्या भैया, दिक्कत है, अनपढ़ देश शब्द बोल रहा आपने है। बोला। मैं तो बस आपको सर क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों बोल रहे मैं हो, गलत आप बात जैसा है। अकलमंद नहीं हूँ ना सर, मैं आप जैसा अकलमंद नहीं हूँ। आप आलू जीएसटी की बात कर रहे थे ना, ये कर्नाटका में खत्म करा दो ना जीएसटी, तेलंगाना में खत्म करा दो ना, आपकी सरकार चल रही है, हिमाचल देश में खत्म कराएंगे करा दो शिक्षा को, जीएसटी। देश में कराएंगे। अब देखो अरे देश में तो कर्नाटका, आप बिहार, मतलब में यूपी, लोगे, आप हम सुन खाली लीजिए क्षेत्रवाद जवाब में ले नहीं सकते, लीजिए। हम पूरे देश में कराएंगे। हाँ, ये मैडम कह रही थी सड़कों की बात कर रही थी। अरे भगत पूरा जी, हिमाचल सड़क, सारा सड़क और डूब के चली गई, कान सारी खोल के सड़क हिमाचल की डूब गई। आपको नहीं पता बरसात में सड़क खराब होती है? आपको नहीं आंसर पता सुन, जो बहुत हो गया। नुकसान जो होता है पानी का, जो दुश्मन होता है? अब तो गांव में लिखिए, बताइए। आपको ये नहीं हो गए। पता कि सड़कें जो है खराब पानी में होती हैं, बारिशों में हो होता है गए। भैया, अच्छे अच्छे पुल ढह जाते हैं। मैं आपको नहीं पता अमेरिका, चाइना, कैलिफोर्निया, सिंगापुर, थाईलैंड सारा पानी में बह गया, सऊदी अरब में पानी निखिल नवाज उनको बोलने दीजिए, फिर मौका दूंगा आपको। देखिए भटनागर साहब, सवाल ये है कि राहत तो है लेकिन पूरी राहत नहीं है। पेट्रोल डीजल पे घटाए थे वैट जो है। हाँ, मैं पेट्रोल डीजल पे भी आ रहा हूँ, पेट्रोल डीजल पे भी आ रहा था। कर्नाटका में पेट्रोल 103 रुपए है भाई, क्यों नहीं आप जीएसटी खत्म कर दीजिए, उस पर वैट और टैक्स खत्म कर दीजिए। बंगाल में 105 रुपए है, क्यों नहीं आप उस पर टैक्स खत्म कर देते? खत्म करके ले आइए मिनिमम पे, किसने मना करा है? 105 रुपए सबसे महंगा पश्चिम बंगाल में है। अब आइए इसके बाद कह रहा आपका तेलंगाना में क्या रेट है? पेट्रोल 108 रुपए तेलंगाना में, डीजल पेट्रोल 108 रुपए तेलंगाना में है। भाई क्यों नहीं कम कर लेते कांग्रेस? यहाँ पे छिछड़ापन दिखा रही है, यहाँ पे छोटापन दिखा के बोल के जा रहे हैं। अपने राज्य के बारे में कोई व्याख्या नहीं होती इनके पास कुछ। अपने हम भी तो गुजरात की तारीफ करें, गुजरात मॉडल की तारीफ करते हैं ना, उत्तर प्रदेश की मॉडल की तारीफ करते हैं। ठीक है भटनागर जी, हिमाचल की तारीफ कर दो, ठीक है, वो नहीं बताएंगे काफी। ठीक है, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए, त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। बहुत पांडे जी एक जवाब ले लीजिए, फिर आता हूँ आपके पास, फिर आता हूँ ना, फिर आता हूँ एक बार। 1 सेकंड दे दीजिए, केवल एक सेकंड दे दीजिए, मतलब केवल सर, हम में दम था तो हमने जीएसटी लगाई थी, हम में दम था तो हमने भी नोटबंदी करी थी, और हम में दम है तो हमने वेट कम जो है जीएसटी को कम करी है, और हम में दम है। तो आज देखिए, जो लोग बीमा नहीं करा पाते थे, जो 28% जीएसटी थी, वो 0 कर दिया बिल्कुल, उस पर कोई नहीं बोलेगा। मैंने भी एंटनी के बारे में बताया था ना कि AK-47 खरीदने की गोलियों के पैसे नहीं थे, उस पर कोई जवाब आया? जो 2013 में सरकार जब खत्म गई थी 0-0 करके, उन पे अगर पाकिस्तान हमला कर देता तो इतना बारूद बम नहीं था कि हम विदेश से खरीद सके, पैसा नहीं था देश में जब ये छोड़ के गए थे। उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आज कर्नाटका में 3 गुना बिजली क्यों महंगी कर दी? क्यों टैक्स बढ़ा रखा है आपने? आप हिमाचल में गए, हिमाचल में वादे करे थे, वो कहाँ चले गए आप? वहाँ क्या सस्ता कर दिया आपने? वहाँ पेंशन नहीं, तो आपने जो पेंशन ओएसपी की बात करके आए, उनके बेचारों को पेंशन तक को दी नहीं। यहाँ आके हमसे हिसाब मांग रहे हैं। अरे अपने राज्य के तो बताइए। चलिए अपना शुरू करो। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बोलो जो प्रदीप जी बोल के बड़ा मोदी जी से बड़े इंस्पायर है। छोटी छोटी सी बातों पे कैलिफोर्निया, केन्या, अमेरिका पहुंच जाते हैं, लेकिन भारत के जो मूलभूत विषय है उसे भटकने का काम करते हैं। इन्होंने पूरा कर्नाटका का हिसाब दे दिया कि वहाँ तेल इतने मिलता है, आलू इतने मिलता है, पूरे हिमाचल का हिसाब दे दिया, लेकिन एक बार भी उत्तर प्रदेश में तेलंगाना पे जवाब बात नहीं की। कभी एक बार जवाब बात नहीं की एनसीआरबी के डाटे उत्तर प्रदेश के लिए क्या कह रहे हैं, कभी इस पे एक बार बात नहीं की। कभी एक बार भी ये नहीं बोला कि इनके मंत्री कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, बाद में उनकी चले गए, लेकिन हाल होता है। पता नहीं कहाँ से मुद्दे ले आते हैं, कहाँ उठा लाते हैं, और हमेशा विदेश पहुंच जाएंगे। भारत में क्या चल रहा है उस पर एक मिनट चर्चा होगी, बात होगी ना, उस पर बोलेंगे। देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के नाम संबोधन करना चाहिए था, जब देश में चल रहा था संबोधन नहीं किया। 7 दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, शरत पिला दो, इसलिए चीनी की बहुत याद आ रही है इनको। इस चीनी भाई का चीनी की याद आ रही है। 7 दिन बाद भटनागर जी बोलने दीजिए, भटनागर जी मैं सुन रहा था, अब आप सुन लीजिए। कांग्रेस के 4 हमेशा दलाली करिए, कांग्रेस ने कमीशन खाई है हमेशा। कांग्रेस ने करा क्या है? कमीशन ही खाई है, परसेंटेज ही खाई है।
जवाहरलाल नेहरू से लेके पोलियो की दवाई दी है, वरना आप आज टेढ़े मेढ़े बैठे होते। कांग्रेस ने ये किया, जिस फोन से आप जुड़े हुए कांग्रेस की देन है, जिस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कांग्रेस की देन है। आप कोसने का काम कर सकते हो, लेकिन आप उससे दूर नहीं जा सकते। आपके मन में भी इस चीज का घमंड होगा, प्राउड होगा कि भैया कुछ तो अच्छा किया है, लेकिन ये बड़ा शर्मी की बात है। व्यापम के घोटाले करने वाले लोग, राफेल का घोटाला करने वाले लोग, नोटबंदी का घोटाला करने वाले लोग। भट्टागर जी को सवाल पूछ लीजिए। भट्टागर जी आप शांत रहिए। देखिए त्रिपाठी साहब देखिए बदलाव। त्रिपाठी जी सवाल सुन लीजिए, आपस चर्चा का कोई फायदा नहीं है। देखिए अभी बदलाव हो रहा है, अभी सरकार ने राहत दी है, इसको तो कम से कम आप लोगों को जो है मानना चाहिए कि राहत मिली है। इंटरप्ट नहीं करा था आपको, चुप कराइए। प्रधानमंत्री के बारे में इंटरप्ट नहीं करा था आपको, चुप कराइए। प्रधानमंत्री जी के बारे में आप शब्द मत बोलना, समझा रहा हूँ आपको मैं। मेरे बारे में बोल लो, गाली बक लो मुझे। मेरे प्रधानमंत्री के बारे में अगर कुछ बोला मुझसे बुरा नहीं होगा श्रीमान, बता रहा हूँ मैं। तो आपको कॉपीराइट है, आपको कॉपीराइट है उन पे, आपको कॉपीराइट है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रण ले रखा है कि कांग्रेस को कब्र में दफन कर देंगे हर राज्य में। इतनी कब्र ऐसे कब्र खोदेंगे, दिखाई दे देंगे, चिंता आपके जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो पहले वाले वो भी एक कसम खा के आए। ठीक है त्रिपाठी जी, आपस में आप लोग उलझ रहे हैं। ठीक है, निकी डब्बा कुछ कहना चाहती हैं। ठीक है, सुन लीजिए निकी डब्बा जी, बोलिए सुन लीजिए थोड़ा। देखिए गलत बात है, आपने मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया बोलने का। नहीं, मैं इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। निकी डब्बा कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, बोलिए निकी। सर ये तो सरेआम आपके चैनल पे ऑन कैमरा धमकी दी जा रही है कि अगर मोदी जी कोई गलत फैसला लेते हैं, या हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में ये भी नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री जी ने जनता के लिए ये गलत किया, ये सही किया। मतलब मैडम डाटा आप है नहीं, कोई झूठ बोल रही है बैठ के यहाँ पे। आप लाखों एमएसएमई कंपनी बंद कर दिया आपने यहाँ पे। आप जो मुंह में आए बोल के चले जा रहे हो, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। पांच कंपनी के नाम तो बता दीजिए, पांच कंपनी के नाम तो बता दीजिए कौन कौन सी बंद हो गई। आओ बैठ के बोल के चले जाओ जैसा मर्जी। मैं आपसे बात नहीं करती, आपका वो IQ लेवल नहीं है कि आप मुझसे बात करें। आपको सही शिक्षा नहीं मिली है स्कूल में। आपका भी नहीं है मैडम, आपका भी नहीं है। ये पेन मत दिखाइए मुझे, आप पेन का ज्ञान नहीं है आपको। ठीक है, देखिए निजी टिप्पणियों कोई मतलब नहीं। निकी जी अपनी बात कहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री पे पार्टी कार्यकर्ताओं का कोई क्लेम नहीं बनता कि देश की जनता नहीं, वो कह रहे अभद्र टिप्पणी मत करिए, वैसे तो बोल सकते हैं, अभद्र टिप्पणी मत करिए, ये बोल रहे हैं। तो डिग्री दिखा दो ना, डिग्री दिखा दो, हम मान जाएंगे पढ़े लिखे। चलो अब खुद इन्होंने बोला तो दिखाइए डिग्री। अरे जितने आप उस पर नहीं दिखाएंगे, डिग्री नहीं दिखाएंगे बस, लेकिन हाँ बुरा मत बोलिए और अपने ऊपर ले जाएंगे भैया हमें गलत बोल दो। क्या बात करते हैं आप। ये मुझे भी लगा था कि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से। मेरी डिग्री पे नाम हाथ से लिख के आया था, और मुझसे 20 साल पहले डिग्री करने वाला ग्रेजुएट कंप्यूटराइज्ड डिग्री लेके आया है। तो ये मुझे भी डाउट हुआ था कि ये डिग्री कहीं ना कहीं चैलेंज्ड है। तो ये मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मेरी डिग्री को मैं पब्लिकली दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री थोड़ी सी स्लाइड डिफरेंट है। वो कंप्यूटराइज कैसे हो गई, मतलब 20 साल पहले मैंने 2006 में ग्रेजुएशन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से। चलिए वो एक डिफरेंट थिंग है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और देश की जनता के हित में जो है, जो सफरिंग देश के लोगों को हुई है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में काम करने वाले लोग, जो बहुत छोटे स्केल से अचार पापड़ चटनी बनाने वाली महिलाएं हैं, वो कहां से CA CS कंपनी एडवाइजर और सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहां से लगाएंगी? उनके पास तो वो प्रोफेशनल ही नहीं होते जो कंपनी को रन करने में हेल्प कर सके। तो हमें देश के लघु उद्योग को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले उस यूथ को तैयार करना होगा। GST बहुत अच्छी चीज है, और देखो GST नहीं होगा तो देश कैसे तरक्की करेगा। लेकिन ठीक है, आप समय कम बचाया। देखिए ठीक है, निकी डब्बा साहब की बात आ गई है, सवाल भी आ गया आपका। ठीक है, ट्रेंड ब्रेन केवल 10 सेकंड होंगे बस। ठीक है, केवल 10 सेकंड बस। सर एक सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर है, वहाँ लकड़ी का वुडिंग का काम है। इस समय सरकार आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, 150 करोड़ रुपए का व्यापार था, आज 500 करोड़ रुपए ऊपर का है। आज सोनभद्र में जो गरीब कालीन बनाता है, वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो। ठीक है, बात आ गई। त्रिपाठी जी आखिरी कमेंट। जी देखिए, बिल्कुल अभी हमारे साथी प्रवक्ता पूछ रहे थे कि कौन सी कंपनियां बंद हो गई, नाम बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, जोमेटो के उसके बाद इतने शेयर गिर गए कि कंपनी बंद में कगार पे आ गई थी। एक ब्लिंकिट थी, दूसरी थी कलिंगा एयरलाइंस।
और उसके बाद 2 जुलाई 2017 को नरेंद्र मोदी जी ने खुद बयान दिया है कि लगभग 1 लाख कंपनियां बंद हुई हैं। 1 लाख अरे वो कंपनी नहीं, वो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप तो बंद हो जाते हैं। अरे मैं वही कह रहा हूँ, सुन लीजिए। अब वो जीएसटी कार्ड बंद हुई है, ठीक है, आप इनसे माफी मंगवा लीजिएगा, नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है, डिग्री दिखाएंगे। सवाल कुछ और था, आप लोगों ने उसको घुमा दिया। सवाल ये था कि जो छोटे कारोबारी हैं उनको राहत मिलनी चाहिए, लघु उद्योग को मिलनी चाहिए, सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। चलिए, अब जो जीएसटी उत्सव शुरू हुआ है, अब इसका असर कुछ दिनों में देखने लगेगा, छोटे दुकानदार भी राहत दे पाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।